कैंडिडेट्स का नाम और अब ये 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है। दूसरी लिस्ट है करनाल से मनोहर लाल को टिकट दिया गया है। अभी कल ही मुख्यमंत्री बदले गए हैं हरियाणा के और तभी ये कहा जा रहा था कि मनोहर लाल लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और अब करनाल से मनोहर लाल यानी हरियाणा के करनाल से मनोहर लाल को टिकट दिया गया है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को ये टिकट अब लोकसभा का दिया गया है। तो लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की दूसरी लिस्ट आ चुकी है और हमें इंतजार है कि जल्दी से नाम जो है वो हमें मिलने लगे ताकि हम आप तक पहुंचाएं। इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये लिस्ट देख सकते हैं। मनोहर लाल जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री थे अभी 2 दिन पहले तक और अब उनको लोकसभा का टिकट दिया गया है। उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब उनको लोकसभा करनाल से हरियाणा के से टिकट दिया गया है और उधर अनुराग ठाकुर को भी टिकट मिला है। रविंद्र जी न्यूज संवाददाता देखिए जिसका हमें इंतजार था। रविंद्र जल्दी से झटपट करके लिस्ट का में नाम बता दीजिए और बड़े बड़े नाम फटाफट बता दीजिए। बड़ा नाम में अनिल बलूनी मीडिया प्रभारी जिसका आपसे भी वास्ता पड़ता है, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री, इनको दिया गया है। पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार से दोनों को एक सीट दी गई है। इसके अलावा महारानी कृति सिंह देव वर्मा है, ये त्रिपुरा से एक सीट जो खाली थी उनको दिया गया है। इसके अलावा तेलंगाना से 6 सीट उम्मीदवार हैं। बहुत बड़ा नाम इसमें तो नहीं है लेकिन वहाँ के डीके अरुणा श्रीमती हैं, ये इनको जरूर दिया गया है। इसी तरह से आपने मनोहर लाल खट्टर करनाल जिसकी कल से ही चर्चा हो रही थी, अनुराग सिंह ठाकुर एक बार फिर से हमीरपुर से चुनाव लड़ेंगे। पंकजा मुंडे महाराष्ट्र में कई सीटों का ऐलान हुआ, बीड से गोपीनाथ मुंडे के बेटी एक बार पंकजा मुंडे को दिया गया है इस बार टिकट। उनकी जो छोटी बहन थी पिछली बार वो लोकसभा चुनाव लड़ी थी, इस बार पंकजा मुंडे को दिया गया है जो पहले विधानसभा के चुनाव लड़ती थी। तो इसी तरह से पीयूष गोयल, बड़ा नाम पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से राज्यसभा सदस्य, नेता सदन राज्यसभा, उनको दिया गया है। मुंबई उत्तर नॉर्थ से पीयूष गोयल को दिया गया है। इसी तरह से बड़ा नाम है भारती प्रवीण पवार जो मंत्री है उनको भी दिया गया है। राव साहब दानवे पाटिल ये वहां के अध्यक्ष है उनको दिया गया है। सुधीर मुंगटीवार, नितिन जयराम गडकरी एक बार फिर से नागपुर से टिकट दिया गया है। पहले सूची में उनका नाम नहीं था, कई तरह के कयास लग रहे थे, उद्धव ठाकरे ने तंज भी कसा था उन पर, उनका नाम है इस सूची में। स्मिता बाग हैं, हिना गावित चर्चित चेहरा है महाराष्ट्र से, सावित्री ठाकुर इनको दिया गया है। इसी तरह नहीं, मुझे एक चीज करेक्ट कर दीजिए। अनिल बलूनी की सीट आपने पौड़ी गढ़वाल बताई है ना? अनिल बलूनी जो कि मीडिया इंचार्ज है बीजेपी में, वो पौड़ी गढ़वाल से चुनाव लड़ रहे हैं ना? बिल्कुल, पौड़ी गढ़वाल जिसका गढ़वाल ही लोकसभा संसदीय क्षेत्र नाम है, पौड़ी गढ़वाल उसका पूरा नाम है। लेकिन वहां से अनिल बलूनी जो मीडिया प्रभारी राज्यसभा सांसद जिनका टर्म पूरा हुआ था, जिनका सीट होल्ड करके रखा गया था इक्वेशन को देखते हुए, उनका नाम ऐलान हुआ है। उसी तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत यानी निशंक का टिकट काटा गया हरिद्वार से और वहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया। बिल्कुल, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत है और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से अनिल बलूनी है। ठीक है रविंद्र, आगे बढ़िए जी। इसी तरह से शोभा करांजले फेमस चेहरा है, मंत्री भी हैं कर्नाटक से, उनको टिकट दिया गया है। वी सोमन्ना ये भी महत्वपूर्ण चेहरा है। इसी तरह से प्रहलाद जोशी उनको मिला है टिकट। सिद्धेश्वरा भगवंत खुबा ये भी फेमस चेहरा। रमेश जिंगियानी जिनकी उम्मीद थी कि सीट कट जाएगी उम्र के कारण से, उनको दिया गया है कर्नाटक से। अनुराग सिंह ठाकुर और सुरेश कश्यप ये हिमाचल प्रदेश से 2 सीटों की घोषणा हुई है। 2 सीटें अभी होल्ड करके रखी गई है। एक सीट पर जिस तरह से वहां पर आपने समीकरण देखा था, वहां से प्रतिभा सिंह अगर बीजेपी ज्वाइन करती है, जिस तरह से परनीत कौर के कल बीजेपी ज्वाइन करने की संभावना, पटियाला से वो उम्मीदवार भी बन सकती है अगर वो ज्वाइन करती, तो इसलिए वहां से केवल 2 सीटों की घोषणा हुई है। अनुराग सिंह ठाकुर और सुरेश कश्यप जो मौजूदा सांसद है। हरियाणा से कृष्णपाल गुर्जर पर चर्चित चेहरा है। राव इंद्रजीत, धर्मवीर सिंह, मनोहर लाल खट्टर बड़ा चेहरा। अशोक तंवर एक नया उम्मीदवार हैं सिरसा से जो कांग्रेस में थे, बीजेपी ज्वाइन किए हैं, उनको टिकट दिया गया है। अंबाला से श्रीमती बंतोक कटारिया इनको टिकट दिया गया है। और इस तरह से कर्नाटक के जो सीटें थी गुजरात में, वहां से भी लगभग सभी सीटों पर नाम घोषित कर दिया गया है। बहुत से नाम आप भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते, लेकिन धवल पटेल इनको एक रविंद्र ये कितने उम्मीदवारों की लिस्ट निकली है? टोटल कितने उम्मीदवारों की लिस्ट है? 72 है। और एक बात और है, दिल्ली का मैं बता दूं कि जो पूर्वी दिल्ली है जहां से क्रिकेट खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना राजनीति से हट गया, वहां से हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के नेता हैं। उसी तरह से योगेंद्र चंदोलिया ये सुरक्षित सीट हंसराज हंस
का टिकट काटा गया है, वहां से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है। ठीक है। दादर एंड नगर हवेली से कलाबेन देलकर। तो ये दूसरी सूची बहुचर्चित जो सूची थी, नितिन गडकरी, अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऐसे कई नाम, हिना गावित, कई ऐसे नाम, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर। बिल्कुल बिल्कुल रविंद्र, मैं आपसे यही कह रही हूं कि ये लगातार जब पहले लिस्ट आई थी 195 कैंडिडेट्स की और उसमें नितिन गडकरी का नाम नहीं था, तो कई तरीके से विपक्ष की तरफ से हमला बोला गया था। आप चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे पीयूष गोयल हो, देखिए पीयूष गोयल को भी राज्यसभा से हटाकर अब लोकसभा का टिकट दिया गया है। ऐसे ही उदाहरण पहली लिस्ट में भूपेंद्र यादव का है, जिनको अलवर से टिकट दिया गया है। तो मतलब कुल मिलाकर बीजेपी अब इस रणनीति पर काम कर रही है कि साहब राज्यसभा से तो हमने आपको मौका दिया, अब आप उतरिए लोकसभा में और चुनाव लड़िए। अनिल बलूनी को भी पौड़ी गढ़वाल और त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से टिकट दिया गया है। रविंद्र, बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक में यह कहा था कि जिनको 2 बार राज्यसभा हो गई है वो अब जनसभा में जाएं, यानी उनको लोकसभा चुनाव लड़ना है। और तमाम बड़े मंत्रियों को यह कहा गया था कि अपनी पसंद के 2-2 सीटें दीजिए। लोकसभा चुनाव अगर नहीं लड़ सकते हैं तो आप विधानसभा लड़िए, विधानसभा नहीं तो आप और निचले स्तर पर लड़िए, लेकिन चुनाव आपको लड़ना पड़ेगा। और उसके बाद सभी ने, जिनका राज्यसभा सदस्य खत्म हुआ था, जिनको नहीं मिला है, सब अपनी अपनी सीटें ढूंढ रहे थे। और ओवैसे में पीयूष गोयल को ये मुंबई से नॉर्थ से टिकट मिला है, अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल से टिकट मिला है। आगे आने वाली सूची में आपको धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी देखने को मिलेगा। अब ये कयास जरूर रहेगा, क्या निर्मला सीतारमण भी चुनाव लड़ेंगी, ये रहेगा, हो सकता है। बिल्कुल, तो रविंद्र कुल मिलाकर 195 की पहली लिस्ट आई, दूसरी लिस्ट आप कह रहे हैं 72 उम्मीदवारों की आई है, तो ये आंकड़ा जो है वो 267 हो चुका है और 542 543 कैंडिडेट्स के नाम अभी आने हैं। तो इसका मतलब है अभी तीसरी चौथी लिस्ट का भी इंतजार करना होगा। क्या ये माना जाए कि चुनावों की घोषणा के बाद ये लिस्ट आ सकती है या कल परसों में ही फैसला हो सकता है? देखिए, कल एक सूची और आने की संभावना है बिहार को लेकर। जिस तरह से बिहार में चिराग पासवान और पशुपति पारस का एक तरह से टकराव था, वो खत्म हुआ है। तो कल हो सकता है कि बिहार की पूरी लिस्ट आ जाए, जदयू भी अपनी जारी कर दे और एनडीए का पूरे घटक दल। तो बिहार एक बड़ा स्टेट है जहां से उम्मीद है। इसी तरह से यूपी के लगभग 20 सीटें बची हुई है, 51-52 बीजेपी ने घोषित कर दिया, 10 सीटें करीब करीब अपने एलाइज को देंगी। तो वहां से भी 15 से 20 सीटें हैं, वो घोषणा होनी बाकी। उड़ीसा की सीटें अभी तक एलाइज तय नहीं हुआ है। देखिए, वहां भी बीजेडी के साथ अभी चर्चा जारी है, इसलिए उस सूची को रोका गया है। जहां से धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव लड़ना है, संबित पात्रा को चुनाव लड़ना है, तो कहीं ना कहीं बीजेडी को इसलिए होल्ड करके रखा गया है। और देखिए, अंकुर त्यागी भी मेरे साथ मुंबई से लाइव जुड़ गए। अंकुर त्यागी, पीयूष गोयल के नाम पर सस्पेंस बना हुआ था, उनको मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया और जो सबसे बड़ा नाम महाराष्ट्र की राजनीति में नितिन गडकरी, उनको फिर एक बार नागपुर से मौका दिया गया है। देखिए, 3-4 नाम ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा हो रही थी। सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है पीयूष गोयल का, मौजूदा केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा वो राज्यसभा से आते थे। अब पहली बार वो ऐसा होगा जब मुंबई में वो किसी सीट से चुनाव लड़ने वाले होंगे। मुंबई नॉर्थ की सीट उनको दी गई है। 2 बार से यहां से सांसद गोपाल शेट्टी आ रहे थे। कुछ दिन पहले हम उनसे मिले भी थे, तो उन्होंने कहा था कि जो पार्टी का आदेश होगा वो मुझे स्वीकार होगा। मैं यहाँ से 2 बार का सांसद हूँ, 1 बार का विधायक हूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, जैसा भी पार्टी का फैसला। और अब फाइनल पीयूष गोयल जो है वो मुंबई नॉर्थ की जो सीट है, इसको परंपरागत सीट भी माना जाता है क्योंकि काफी सालों से बीजेपी का यहां दबदबा रहा है। दूसरा नाम आपने इनका लिया वो नितिन गडकरी का है। नागपुर से एक बार फिर नितिन गडकरी उम्मीदवार होंगे सांसद के तौर पर, वो अपने चुनाव लड़ेंगे। एक और नाम है जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी, सुधीर मुनगंटीवार। सुधीर मुनगंटीवार मौजूदा जो कैबिनेट है महाराष्ट्र सरकार की, उसके अंदर फॉरेस्ट मिनिस्टर आते हैं और फिशरीज का भी काम उनके पास है। उनको यहां से अब लोकसभा लड़ाया जा रहा है। नागपुर के आगे अगर आप जाएंगे तो चंद्रपुर नाम की एक जगह आती है जहां से वो आते हैं, उनका कंस्टिट्यूएंसी है, वहां से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। एक और बदलाव होने जा रहा है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है वहां पे मिहिर कोटेचा जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ये गुजराती बेल्ट मानी जाती है, परंपरागत तौर पे गुजराती समुदाय यहां पर ज्यादा रहता है। और ऐसे में मिहिर कोटेचा को, आपको याद होगा, इससे पहले मनोज कोटक यहां से सांसद बने थे और उससे पहले किरीट सोमैया यहां से सांसद रहे हैं। तो इस बार जो मौका दिया गया है वो मिहिर कोटेचा को दिया गया है। और बाकी जो तमाम नाम इस वक्त महाराष्ट्र से जुड़ के आ रहे हैं, अभी हालांकि कुछ और सीटें हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनका नाम अंकुर, मैं जल्दी से चाहती हूं कि आप मेरे दर्शकों के लिए जरा सिलसिलेवार तरीके से ये भी बता दें कि देखिए, एकनाथ शिंदे भी, अजीत पवार भी, ये सब गठबंधन का हिस्सा है एनडीए के। ये तो हमने बीजेपी की बात करी, लेकिन अगर मैं बाकी 48 सीटें हैं भाई महाराष्ट्र से, अगर मैं बात करूं तो क्या और पार्टियों के कैंडिडेट्स के नाम भी सामने आने लगे हैं?
देखिए, मोटे मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि कई सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर अभी तक पूरी तरह से क्लियर जो गठबंधन है वो निकल कर नहीं आया है। सीटों को लेकर रस्साकशी का दौर लगातार जारी है। इससे पहले हमने देखा था अमित शाह यहां पर आए थे बाकायदा मुंबई में रात भर, और उसके अगले सुबह भी लगातार इन तीनों जो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के साथ उनकी मीटिंग होती रही है, लेकिन क्लियर गठबंधन निकल कर नहीं आया है। लेकिन फिलहाल बीजेपी जहां पर पुख्ता थी, जहां से वो क्लियर मेजोरिटी उसको मिलती है, जो उसकी परंपरागत सीट मानी जाती है, जो 2-3 बार से जीत रही है, वहां पर नामों का अनाउंस यहां पर कर दिया गया है। ठीक है, आप बने रहिए अंकुर त्यागी। जल्दी से मैं एक बार फिर रविंद्र आपका रुख कर लेती हूं। देखिए, इस लिस्ट के आने के बाद हलचल तो सियासत की दुनिया में बढ़ ही जाती है, और आप जानते ही हैं कि 267 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस इससे बहुत पीछे है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब जो असली हम कहें कि अब नजर है तो वो बिहार के ऊपर है, अब क्योंकि वहां पर पारसनाथ और चिराग पासवान का जो झगड़ा था वो भी सुलट गया है। रविंद्र, देखिए, बिल्कुल एक बात और बता दें कि जो एब्सेंटी है महाराष्ट्र में, पूनम महाजन, उनका नाम नहीं आया अभी तक। पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है, गोपीनाथ मुंडे की जो बड़ी बेटी है उनको टिकट दिया गया है। और चंद्रपुर से जैसे बता रहे थे, वहां से हंसराज अहिर, जो आपको याद होगा कोयला घोटाले में बहुत चर्चित चेहरा थे, पिछली बार चुनाव हार गए थे, उनका टिकट इस बार नहीं मिला है, वहां से सुदीन को दिया गया है। तो अभी तक पूनम महाजन को टिकट नहीं ऐलान हुआ है, ये बड़ी बात है अगर वहां से। और एक जल्दी से मैं आपको एक बात और बता दूं, कर्नाटक का बासोराज बोम्मई अभी बीजेपी ज्वाइन किए थे, उनको टिकट मिल गया। BC रामुलु, आपको याद होगा रेड्डी ब्रदर्स मिलारी, उनको टिकट मिल गया है। यहाँ से प्रहलाद जोशी को तो मिला ही है, वाई राघवेंद्र जो येदियुरप्पा के बेटे हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनको टिकट मिला है। तेजस्वी सूर्या जो BJYM के अध्यक्ष हैं, उनको भी टिकट मिला है। वी सोमन्ना, ये चर्चित चेहरा है, इनको मिला है। लेकिन अभी तक अनिल हेगड़े जो बयानों से फेमस रहे हैं, उनका टिकट नहीं है इसमें है। उदासी का नाम इसमें अभी तक नहीं देखने को मिल रहा है। प्रहलाद जोशी का नाम है इसमें, इस लिस्ट में। तो जो वहां से प्रहलाद जोशी को कहां से टिकट मिला है? लेकिन कुछ रविंद्र, प्रहलाद जोशी को कहां से टिकट दिया है? प्रहलाद जोशी धारवाड़ से, वो 4 बार के लगभग सांसद है, इस बार वही सेम सीट रखी गई है, उनको टिकट मिला है। तो सीएम सीट रखी गई। तो हरियाणा में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। अशोक तंवर एक बड़ा चेहरा आया है वहां से, कांग्रेस से, उनको टिकट दिया गया है। जो अगर देखा जाए चौधरी साहब का परिवार हटता है कांग्रेस से, तो तंवर का परिवार आया है, इनके साथ जुड़ा है एक बड़ा चेहरा, और खुद मनोहर लाल खट्टर। तो कई ऐसे नाम हैं इसमें, चर्चित चेहरे हैं इसमें, इस लिस्ट में। लेकिन अभी आने वाले और जो लिस्ट होंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, क्योंकि अब इसी तरह की सूची जारी होगी, लिस्ट जारी होगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगा, जिसमें बिहार इंपॉर्टेंट होगा, उड़ीसा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या उड़ीसा में बीजेपी 8 सीट को ही लड़ेगी, या फिर अगर बीजेडी के साथ गठबंधन होता तो 8 से 10 उसका आंकड़ा बढ़ेगा, और संबित पात्रा क्या पूरी से लड़ेंगे, क्योंकि बीजेडी पूरी सीट पर नजर गड़ाए हुए, पिछली बार संबित पात्रा वहां से हार गए थे। तो बीजेपी चाहती है कि फिर से चुनाव लड़े वहीं से, पूरी से। तो कुछ सीटें हैं वहां पर, अगर गठबंधन होता तो इन सब का भी वहां ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है रविंद्र, आप जल्दी से बने रहिए, मैं फटाफट अंकुर त्यागी का भी रुख कर लेती हूँ। अंकुर, अब आप मुझे ये बताइए, देखिए बिहार में तो झगड़ा सिमट गया है, लेकिन जहां भी गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, आप क्योंकि इस समय सीटें बीजेपी की डिक्लेयर हो रही है, तो इसलिए एनडीए गठबंधन को लेकर मेरा सवाल है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है कि ये लिस्ट फाइनल कब तक हो जाएगी? क्योंकि देखिए आज दोनों इलेक्शन कमिश्नर की भी खबर आ रही है कि वो फाइनल हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो क्या अब ये माना जाए कि चुनाव डिक्लेयर होने से पहले महाराष्ट्र में जो पूरा रायता है गठबंधन का, उसको समेट लेगी एनडीए? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज जो हमें सोर्सेज के थ्रू खबर मिल रही है, आने वाले 2 से 3 बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में, अगर मैं देखकर बात करूं, क्योंकि एक मीटिंग होने वाली है अमित शाह के साथ ही वापस से एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और उसके अलावा दोनों मुख्यमंत्री अजीत पवार जो एनसीपी से के धड़े से आते हैं, और उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस, वो जाकर एक मीटिंग होने वाली है जिसके ऊपर फाइनल स्ट्रक्चर गठबंधन का क्या होगा, 48 सीटों का क्या गणित होगा, इसके ऊपर बात तय होनी है। इसके अलावा भी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे रामदास अठावले की पार्टी है, या छोटे छोटे जो दल हैं, उनको क्या टोटल सीट के अंदर से ही उनको एकोमोडेट किया जाएगा, या बीजेपी के कोटे से उनको सीट दी जाएगी, इसके ऊपर भी इस वक्त वहां पे चर्चा चल रही है। लेकिन फिलहाल जो आज की जो लिस्ट आई है, बहुत ही चौंकाने वाले जो नाम है, क्योंकि मैं पंकजा मुंडे, जो अभी मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे आपको रविंद्र सिंह, की पंकजा मुंडे, क्योंकि इससे पहले प्रीतम मुंडे को टिकट दिया गया था, गोपीनाथ मुंडे की परंपरागत सीट आती है, वोट बैंक है उनका, उनको नहीं दिया गया था। उनको माना जा रहा था कि वो महाराष्ट्र की राजनीति से ही ताल्लुक रखेंगे। अब उनको यहां से लोकसभा
दबाव भेजा जा रहा है। ये बहुत चौंकाने वाली बात अंकुर, मैं आपको रोकूंगी। देखिए, अब मैं अपने दर्शकों को जल्दी से अपने ग्राफिक्स के जरिए तैयार की है टैली पूरी कि भाई किसको किस सीट से टिकट मिल रहा है। बड़े बड़े नाम तो हमें पता चल रहे हैं, लेकिन अब आप जल्दी से मैं आपको एक ग्राफिक्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। सुभाष भामरे जो है उनको धुले से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र के बीजेपी के बड़े चेहरे हैं सुभाष धुले। बीट से पंकजा मुंडे को दिया गया है। हालांकि पूनम महाजन के नाम पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा से आए थे, उनको इस बार अपनी किस्मत आजमानी है। सुधीर मुंगटीवार को टिकट दिया गया है। चंद्रपुर से जालना से राव साहेब दादाराव दानवे को टिकट दिया गया है। तो कुल मिलाकर पुणे से मुरलीधर किशन मोहल को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र के बीजेपी के जितने बड़े चेहरे थे उनका टिकट के नामों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन पूनम महाजन को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अंकुर त्यागी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुर त्यागी, एक बात तो बीजेपी ने साफ कर दी है कि देखिए, राज्यसभा से हम आपको ला सकते हैं। जो गलती कांग्रेस ने की है बीजेपी वो नहीं करना चाहती कि साहब जनता का समर्थन, लोकतंत्र में जनता के बीच जाकर जनता के वोट से जीतकर संसद आना पड़ेगा। चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, एक बड़ा नाम बीजेपी का, और चाहे वो पीयूष गोयल हो, टिकट दिया गया है, चुनाव लड़ना होगा। ये एक कहीं ना कहीं जिसे कहा जाए कि पार्टी के डिसिप्लिन को भी शो करता है। देखिए, दो तरह का मैसेजिंग यहां पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। पहला, डिसिप्लिन की जो बात आप करेंगे, यकीनन तौर पर आप चाहे मंत्री हो, जैसे कि हमने देखा सुधीर मुंगटीवार मंत्री आते हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जैसा डिपार्टमेंट वो हैंडल करते हैं। हाँ। उनको कहा गया है कि आप जाकर चंद्रपुर से चुनाव लड़ेंगे, जो कि वहां से विधायक आते हैं। दूसरा, राधाकृष्ण विखे पाटिल यहां पे मंत्री आते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनके बेटे को जो संजय विखे पाटिल हैं, उनको अहमदनगर से टिकट दिया गया है। पहला मैसेज क्लियर है, डिसिप्लिन है, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप कोई भी हो, किसी की भी बेटे बेटी हो, इससे कोई फर्क नहीं होता है। दूसरा, अगर पिछले 5 सालों के अंदर आप पार्टी की पॉलिसीज को, इस सरकार की पॉलिसीज को अच्छी तरीके से अपने वोटर्स के बीच में नहीं ले जा सके हैं, या आप पार्टी के प्रति अपनी उपयोगिता को नहीं साबित कर पाए हैं, तब भी जाकर आपका टिकट कट सकता है। आप लगातार बात कर रही हैं पूनम महाजन की, जाहिर तौर पर लगातार इस बात की चर्चा तेज होती रही है। अभी ये जो बिल्कुल ठीक है, आगे आप बने रहिए और मैं जल्दी से रविंद्र आपका भी रुख कर लेती हूँ। रविंद्र, मैंने एक अनुशासन का आज जिक्र किया। देखिए, नेता वही जो जनता के बीच पहुंचे, अपनी मेहनत को बताए, अपने काम को प्रूव करे और उसके बाद वोट लेकर संसद में पहुंचे। राज्यसभा में पहुंचना भी कोई छोटा नहीं माना जाता है, अपर हाउस होता है, लेकिन फिर भी लोकसभा का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है। अब अनिल बलूनी को पौड़ी गढ़वाल, भूपेंद्र यादव को अलवर, पीयूष गोयल को मुंबई उत्तर, तो कहीं ना कहीं क्या ये बीजेपी के अनुशासन को भी बयान करता है? जो गलती कांग्रेस ने की, कांग्रेस का एक बार नेता राज्यसभा से में पहुंच गया तो जी अब हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, एक लंबी फेहरिस्त है कांग्रेस के नेताओं की ऐसी। शोभना, ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच, उनका निर्देश, उनका फरमान, और उसके बाद राज्यसभा के जितने सदस्य थे, चाहे मंत्री हो या सदस्य, फरमान बोल देंगे रविंद्र तो विपक्ष हमलावर हो जाएगा। विपक्ष इसको डिक्टेटरशिप कहता है। वो कहता है कि साहब लोकतंत्र ही नहीं है बीजेपी में, 2 लोग 3 लोग डिसाइड कर लेते हैं। नहीं, एक बात और है जी, नहीं, एक बात और है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो डिसिप्लिन की बात है, जो बयानबाज अनिल हेगड़े का नाम लिया आपने, लिया गया, रमेश बिधूड़ी, आप दिल्ली में देखिए, प्रवेश वर्मा, प्रज्ञा ठाकुर, ये सब क्या है, जो डिसिप्लिन के दायरे से बाहर थे, उनका टिकट कटा है। तो और दूसरा है कि डिसिप्लिन, अगर पार्टी के अनुशासन के अनुसार काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता बन के रह रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि राज्यसभा एक बार पा गए तो आपका आजीवन मिलते रहेगा, 3 बार 4 बार 5 बार राज्यसभा मिलते रहेगा। आपको जनसभा में जाना होगा। ये पार्टी ने फैसला किया था और जाहिर सी बात है सबने ढूंढना शुरू किया, चाहे अनिल बलूनी हो या भूपेंद्र यादव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर पीयूष गोयल, सबने कई सीटों पर मुआयना किया, उसके बाद फाइनल करके तब सीईसी में सीटें फैसला हुआ है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे बयानों को लेकर या आपके काम को लेकर। अगर काम में कोताही है तो कई सांसदों के टिकट कटे हैं। पिछली बार 34 से 35 सीटें कटी थी सांसदों के, मौजूदा सांसदों के 195 में, और इसमें भी अभी जब गणना करेंगे तो कई सांसदों के होल्ड है या टिकट कट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन काफी महत्वपूर्ण है। और आपका क्या सियासी फायदा बीजेपी को शिखर में पहुंचाने में है या नहीं है, केवल बड़ा नाम होने से नहीं होता है। तो कहीं ना आप देखिए कि पहली सूची में नितिन गडकरी का नाम होल्ड करना अपने आप में एक कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष और इतना काबीना मंत्री, लेकिन उनका होल्ड था। कहा गया कि महाराष्ट्र की जब चर्चा होगी, महाराष्ट्र की सूची आएगी तो गडकरी का नाम होगा। एक बात और है, आप अंकुर त्यागी से जरूर पूछना चाहिए कि मात्र 20 सीटों पर घोषणा की है बीजेपी ने महाराष्ट्र में, बाकी जो 45 से 48 सीटें हैं, 28 सीटें बची हुई है, उसमें बीजेपी का शेयर कितना होगा? देखिए, 20 सीटें तो घोषणा कर दी है, दिल्ली में मौजूद है और आप मुंबई में मौजूद है, तो बताइए 48 में से सिर्फ 20 सीटों पर ऐलान हुआ है। क्या रणनीति, क्या राजनीति?
देखिए जो आप 20 सीटों का पूरा अगर आप गणित देखेंगे तो ये 20 सीटें वो हैं जो बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है, जिसमें बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। अब यहां से खेल आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार अगर पूरा फार्मूला का देखा जाए तो लगातार जो सीट मांगने का जो दौर था, जो शिवसेना लगातार कहती रही कि हमारे पास तो पिछली बार हमने 20-22 सीटें जीती थी, हमें 22 सीटें चाहिए। उधर से एनसीपी जो अजीत पवार इसको लीड कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं हमें 7 से 8 सीटें चाहिए, हालांकि उनको 4 से ज्यादा सीटें मिलती हुई फिलहाल के परिदृश्य में तो मुझे नजर नहीं आती है। अब यहां से हमें ये देखना होगा कि जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसको 16 सीटों पे कॉम्प्रोमाइज पर ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, 18 सीटों पर जाती है। ये गणित कहां जाकर फिट होगा क्या? क्योंकि जिस तरह से बात हो रही है लगातार, जब अमित शाह मीटिंग में भी बैठे थे, जो सोर्सेस कंफर्म कर रहे हैं वो इस बात को लेकर अड़े हुए थे, आप मुझे पेपर पे लिख के दीजिए कि आप कितनी सीटें जीतेंगे और उसके बाद आप मुझसे सीटें मांगिए। तो ये इस पैरामीटर पर बात हो रही है। तो बीजेपी ने जो 20 सीटें अनाउंस करी हैं, यकीनन तौर पर उनमें वो सीटें हैं जो उनका मजबूत वोट बैंक भी है और मजबूत सीट भी है, गढ़ भी है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं रविंद्र जल्दी से आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, अंकुर त्यागी ने समझा दिया पूरा गणित कि भाई क्या दिक्कत चल रही है, और ये तो बात सही है कि अनुशासन के मामले में बीजेपी का कोई सानी नहीं है। लेकिन अब मैं आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, और हमारे एक और संवाददाता, जी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र ढसीला मेरे साथ जुड़ गए, और उनके साथ त्रिवेंद्र रावत मौजूद है, जिनको हरिद्वार सीट से उम्मीदवारी का टिकट मिला है। बात कराइए हमारी सुरेंद्र जी। देखिए, बिल्कुल शोभना, दो बड़े दिग्गजों को उत्तराखंड के आज मौका दिया गया है। मेरे साथ त्रिवेंद्र रावत जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, 3 सीटों पर आपने कहा था कि चाहे टिहरी दे दें, पौड़ी दे दें, हरिद्वार दे दें, मेरी तैयारी पूरी है, आज कैसे देखते हैं? देखिए, पार्टी ने जो निर्णय किया वो बहुत ही सुयोग्य निर्णय किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के हमारे अध्यक्ष हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, और तमाम वो हजारों कार्यकर्ता जो लगातार जैसे डिक्लेयर हुआ लगातार उनके फ़ोन आ रहे हैं, उन सब का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और विशेष रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आज गढ़वाल की जो 2 सीट हमारी हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा दोनों पर प्रत्याशी की लोगों को प्रतीक्षा थी। एक पर हमारे जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी जी, बहुत सीनियर लीडर हैं, और हरिद्वार सीट पर मुझे पार्टी ने अवसर दिया है। मैं समझता हूं कि तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे गढ़वाल लोकसभा पर अनिल बलूनी हों, चाहे हरिद्वार पर मैं स्वयं हूं, तो सब पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश और उत्साह है। पूरे प्रदेश से लोग सराहना कर रहे हैं। त्रिवेंद्र जी, 2021 में आपको हटाया गया था, उसके बाद 3 सालों में कोई ऐसी चीज निकल के नहीं आ रही थी, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं आ रही थी, और अब लोकसभा में ये बड़ी जिम्मेदारी आई है, तो कैसे देखते हैं सर? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये एक तरह से राजनीतिक बनवास टाइप हो गया है त्रिवेंद्र जी का। नहीं, देखिए, मैं तो इस रूप में कभी सोचा ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास था कि जो हमारा नेतृत्व है वो हर चीज़ को बारीकी से उसका अध्ययन करता है, आकलन करता है, और निश्चित रूप से वहाँ पर उस समय कोई ऐसे कारण रहे होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे पार्टी निश्चित रूप से अवसर देगी, और मुझे अवसर मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। मैं समझता हूँ कि जो बनवास जैसी बातें हैं वो बातें उचित नहीं है, क्योंकि मैं तो लगातार पार्टी के काम करता रहा। इस दौरान भी मुझे जिम्मेदारियां मिलती रही समय समय पर, और कभी मैंने मन में कभी भी इस तरह के ख्याल नहीं आए। हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि इन 2-2.5 वर्षों में मुझे खूब घूमने का मौका मिला। जी सर, हरिद्वार कितनी बड़ी चुनौती होगी? 11 विधानसभा सीटों पर। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। जाहिर सी बात है, एक नेता जो है वो कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेता है, पूरी मेहनत के साथ लड़ता है। और मेरे साथ एक और रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए, विजय राणा, जी न्यूज संवाददाता। विजय, मनोहर खट्टर हो चाहे शिवराज चौहान हो, मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाता है तो विपक्ष खूब हमलावर होता है कि साहब किरकिरी हो गई, देखिए क्या डिसिप्लिन है। लेकिन दोनों ही, चाहे वो शिवराज चौहान को विदिशा से टिकट हो और चाहे अब मनोहर लाल को टिकट दिया गया हो करनाल से, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। और मनोहर खट्टर के लिए तो हमेशा कहा जाता है कि वो तो ब्लू आइड है प्रधानमंत्री मोदी के। बिल्कुल बेहद करीबी माने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के मनोहर लाल खट्टर। कल ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था
और आज विधानसभा में उन्होंने अपने जो विधायक है उनसे विधायक पद से अपना इस्तीफा दिया था और आज शाम को ही उन्हें करनाल से लोकसभा को उम्मीदवार बना दिया गया है। बड़ी खबर है हरियाणा से और ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि करनाल से लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री लड़ सकते हैं, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो उन्होंने विधानसभा चुनाव भी करनाल से लड़ा था। दोनों बार वो करनाल से लड़कर विधायक बने, बाद में मुख्यमंत्री बने और करनाल लोकसभा से ही अब उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और आज ही उन्होंने विधायक पद से अपना इस्तीफा दिया था और कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, यानी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि अब केंद्र में उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पहली जिम्मेदारी उन्हें विजय मुझे जल्दी से ये बताइए कि हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, अगर मैं गलत नहीं हूं, और 10 में से कितनी सीटों पर ऐलान कर दिया गया है? क्या अपडेट आपके पास है? देखिए 10 में से 6 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है, जिसमें अंबाला, करनाल, सिरसा ये तमाम सीटें हैं। अंबाला से बंतो कटारिया को बनाया गया है, सिरसा से अशोक तंवर जो हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, और करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बनाया गया है। इसके अलावा भिवानी से धर्मवीर जो है उन्हें, उनकी सीट पहले भी सांसद थे, उनकी सीट सुरक्षित रखी गई है। इसके अलावा राव इंद्रजीत है और कंवरपाल गुर्जर हैं जो पहले भी सांसद थे, मौजूदा सांसद थे, उनकी दोबारा से सरकार ने उन पर विश्वास जताया है। तो हरियाणा में कुल 6 सीटों पर जो है नाम जारी कर दिए गए हैं। अभी 4 सीटें हैं, जैसे सोनीपत सीट है, इसके अलावा रोहतक सीट है, इसके अलावा हिसार सीट है। तो 4 सीटें अभी बची हुई हैं जिन पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन 10 में से 6 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है। जी ठीक है, मैं जल्दी से रविंद्र आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, चाहे बहुत सारी स्टेट्स, पूरी की पूरी सीटें तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टेट में अभी तक डिक्लेयर की गई हैं, लेकिन इसके पीछे आप क्या रणनीति देख रहे हैं? तो जो पहले क्या उम्मीदवारों के जो नाम घोषित किए गए उनको बीजेपी कमजोर सीटें मानती है ताकि उम्मीदवार को ज्यादा वक्त मिल जाए, या क्या वजह है? मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप बताइए मुझे। नहीं शोभना, इसमें मिलीजुली है। जो हारी हुई सीटें हैं उस पर भी उम्मीदवार घोषित किए गए, जैसे केरला हो गया है, केरल में पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया, आज तक खाता नहीं खुला है वहां पर। कई ऐसे सीटें हैं, लेकिन इसमें जो मौजूदा सांसद है उनको भी जगह दी गई है। दोनों अगर लिस्ट देखा जाए तो कई मंत्रियों को दोनों लिस्ट में देखा जाए तो जगह मिली है। तो मिला जुला जो सीटें हारी थी वहां भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है जिससे समय मिले, और जो पक्की सीटें हैं जैसे महाराष्ट्र में आपने देखा, हरियाणा में जो देखा कदावर उम्मीदवारों को उतारा गया है। तो ये इस तरह की रणनीति बनाई गई कि जल्दी से जल्दी सीटों की घोषणा कर दिया जिससे कि समय मिल सके। और खुद प्रधानमंत्री आप देखिए कि 15 तारीख से प्रचार करने जा रहे हैं। एक बात और जल्दी से, एक इंटरेस्टिंग है दिल्ली को लेकर। आपने दिल्ली, हम सब दिल्ली के हैं, दिल्ली में यहीं पर देखते हैं, यहाँ पर 7 सीटों में हमेशा बीजेपी में चाहो या पहले भी कदावर चेहरे देखने को मिलते थे। इस बार आप देखिए कि वैसा कोई चेहरा अभी तक नजर नहीं आया जो एक कह सकते कि दिल्ली के, इसको सभी लोग नाम जानते हो। आज घोषित जो हुआ हर्ष मल्होत्रा, ये दिल्ली बीजेपी के नेता हैं। योगेंद्र चंदोलिया, ये भी दिल्ली बीजेपी के नेता हैं। इससे पहले आपने देखा रामवीर विधोड़ी का जो हुआ, प्यारेलाल खंडेलवाल, ये मीडिया में भले ही नाम आते हो लेकिन आम लोगों के जो दिल्ली से बाहर है वो उस तरह के चेहरा नहीं रहा। सुषमा स्वराज की बेटी प्रवेश वर्मा का टिकट कटना, एक बड़ा जाट चेहरा साहब सिंह वर्मा के टैग के साथ, एक फैन फॉलोइंग के साथ, लेकिन जो अनुशासन की आपने बात की थी उनका टिकट काट दिया गया। रमेश विधुड़ी का टिकट काट दिया गया, उनकी जगह रामवीर विधुड़ी को टिकट दिया गया। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बड़ी सीटों पर इस बार उन चेहरों को उतारा गया जिन्होंने शायद जमीन पर मेहनत की होगी। रविंद्र, बिल्कुल, आप देखिए कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ, दिल्ली कहीं अगर देखा जाए तो रामवीर विधुड़ी आम आदमी पार्टी की लहर में भी चुनाव जीते हैं विधानसभा का, और वो नेता विपक्ष भी वहाँ थे, भले ही संख्या कम थी बीजेपी के, तो उनको मौका मिला। गुज्जर सीट है अगर देखा जाए तो उनको रमेश विधुड़ी की जगह पर दिया गया। और उसी तरह से दूसरे जो हर्ष मल्होत्रा आज जो हुआ है, योगेंद्र चंदोलिया, ये हो सकता है कि जमीन पर काम किए हो, बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को न हो, लेकिन नए चेहरे उतारे हैं, कई ऐसे नए चेहरे उतारा गया है। अब गुजरात से दर्शना बेन जो बिल्कुल ठीक है रविंद्र, एक बार जल्दी से दिल्ली का जिक्र हो रहा है, अभी तक नाम ऐलान नहीं किया गया। योगेंद्र चंदोलिया को टिकट दिया गया है। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की पुत्री है, वकील है पेशे से, उनको टिकट दिया गया है। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह विधुड़ी को टिकट दिया गया है, यहाँ से रमेश विधुड़ी का टिकट काटा गया है। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। तो 7 सीटों में से 6 पर नए उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं। मनोज तिवारी जो है वो चिर परिचित, वही पुराना चेहरा, पूर्वी जिसे कहा जाए पूर्वोत्तर के लोगों पे अच्छी पकड़ रखते हैं। रविंद्र, बिल्कुल, इसके अलावा मैं एक बात बता दूं, जो उत्तराखंड का जातीय समीकरण देखिए, वहां पर 2
ठाकुर यानी राजपूत उम्मीदवार है और 2 ब्राह्मण उम्मीदवार है और 1 एससी उम्मीदवार है। और यही समीकरण चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो निभाते रही, उम्मीदवारों का चेहरा बदलता है लेकिन ये इक्वेशन खत्म नहीं होता है। और आप देखिए कि जब अनिल बलूनी का लगभग तय था, उनका होल्ड था, आज हम लोग बात कर सकते हैं कि जब उनका नाम आ गया है तो अनिल बलूनी का पहले दिन से ही तय था, होल्ड कर दिया गया था क्योंकि हरिद्वार सीट को लेकर वहां से निशंक थे, निशंक एक बड़ा चेहरा है, उनका टिकट काटना था। तो अगर अनिल बलूनी ब्राह्मण सीट दिया जा रहा है और उसके पहले अजय भट्ट, ये 2 ब्राह्मण चेहरे हो गए थे, तो एक महारानी को टिकट पहले ही ऐलान कर दिया गया था, तो हर हाल में हरिद्वार से एक ठाकुर को टिकट देना था। निशंक ठाकुर नहीं है, ब्राह्मण है, ऐसे में उनका टिकट काटना था, इसलिए होल्ड कर दिया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ये भलो कह रहे हो कि हमने बहुत प्रयास किया था, हमें उम्मीद थी, लेकिन लास्ट मोमेंट तक ये समीकरण वहां पर जांचा परखा गया और होल्ड करने के बाद आज जारी हुआ। तो इक्वेशन हर तरह से देखा जा रहा है, काम कैसा किए हैं, डिसिप्लिन में कैसे रहे, आपके कारण से पार्टी को क्या फायदा होगा, और जातीय समीकरण क्या है, जमीन पर माइक्रो मैनेजमेंट क्या है, और आपने पार्टी को लेकर पिछले 5 साल 10 साल से रविंद्र, मुझे आपको रोकना होगा। देखिए अब मुझे कर्नाटक में भी हमारे जो जी न्यूज के संवाददाता हैं उनसे वो हमसे जुड़ गए, प्रशोभ मेरे साथ जुड़े हुए। प्रशोभ, जल्दी से मुझे कर्नाटक का समीकरण भी समझा दीजिए, कितनी सीटों में से कितने का ऐलान हो गया और क्या रणनीति, क्या राजनीति कर्नाटक की, क्योंकि कांग्रेस वहां सत्ता में है, बीजेपी के लिए अहम हो जाता है लोकसभा का चुनाव, वहां पर बड़ी चुनौती। उसमें कई सारे नए नाम भी आ चुके हैं। मैसूर के खासतौर पर मैसूर पे बहुत सारे चर्चा हुई थी कि हाल ही सांसद जो थे प्रताप सिंह, उनको टिकट मिस हुआ है, पर उनके अलावा अभी यदुवीर कृष्णदत्त राजोड़ियर, वो जो रॉयल डायनास्टी से है, उनको दिया गया है। इससे जाति समीकरण से आगे बढ़कर ये जो टिकट अनाउंस हुआ है उस पे दिया है, क्योंकि बहुत सारा चर्चा हुआ था कई दिनों से कि प्रताप सिम्हा को टिकट मिस होगा। उसी तरह के बेंगलुरु नॉर्थ को हाल ही सांसद जो सदानंद गौड़ा थे, वो भी केंद्रीय सचिव जो बने थे, उनको भी टिकट मिस हो चुका है। अभी उनके प्लेस पे शोभा करंदलाजे जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर को थी, उनको दिया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु साउथ जो हाली सांसद है तेजस्वी सूर्य, उनको फिर से टिकट दिया गया है। और सेंट्रल बेंगलुरु सेंट्रल पीसी मोहन लगभग 2004 से वो जीत के आ रहे हैं, उनको टिकट दिया गया है। तो देखे तो 20 सीटों में बीजेपी की सोर्सेस बता रहे हैं कि 20 सीटों में आसानी से 15 से 16 सीट आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि हावेरी में पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई जो है, उनको टिकट दिया गया है। तो ये पूरा ये सीट देने का एक बहुत सारा मीटिंग भी इसी बीजेपी ऑफिस में हुआ था, और विनेबिलिटी रेशियो लेके अभी ये जो सीट का घोषणा किया है, यहाँ पर बीजेपी के बहुत सारे नेता बता रहे हैं कि ये वन ऑफ द बेस्ट सीट्स है। और पूर्व प्रशोभ, हम भी जानते हैं कि चुनाव लड़ने से पहले हर राजनीतिक दल जो है वो सारी की सारी सीटें जीतने का दावा करता है। अगर चाहे आप 542 543 सीटें जो है, अगर आप कांग्रेस से पूछे तो कहेंगे तो हम तो 400 से ऊपर जीत रहे हैं, और बीजेपी भी यही कह रही है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि कर्नाटक की 20 सीटों पर अपने अपने दावे, अपने अपने वादे, चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन अब मैं जल्दी से एक बार फिर से लिस्ट अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि किसको कहां से मौका मिला है। अगर मैं बात करूं बीजेपी उत्तराखंड से बात करूं तो अनिल बलूनी को यहां से पौड़ी गढ़वाल से टिकट मिला है, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है, मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल को टिकट दिया गया है। आज 72 कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है और कुल मिलाकर अब बीजेपी के 267 कैंडिडेट्स की लिस्ट आ चुकी है। तो देखिए अब बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित हो गई है। अब सिर्फ चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार है कि चुनाव आयोग कब तारीखों का ऐलान करेगा, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितने फेज में लोकसभा के चुनाव होने हैं, नतीजे कब आने हैं और सरकार किसकी बनेगी, ये तो नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आपसे जल्दी फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए जी न्यूज, और जी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जी न्यूज अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार्स, निर्माण का रियल